प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बदलाव की ब्याह। शहरी बनारस में न्यू इंडिया की तस्वीर। देखिए वाराणसी लाइव। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देहरादून में स्थित पुलिस ग्राउंड में हर साल होने वाले ऋतिक परेड का आयोजन किया गया। ऋतिक परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे, साथ ही उन्होंने परेड की सलामी भी ली। वहीं इस दौरान मंत्री, विधायक और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के दौरान प्रदेश भर में बहुत अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और उन्हें मेडल भी दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। पहले हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश की एकता और अखंडता के लिए उनके याद को हम स्मरण करके उनको चिरस्थायी बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश को अगर एक रहना है, एक रखना है, तो ऐसे महापुरुषों का संदेश और उनका जो योगदान है उसको हम याद करते हैं। उसी स्मृति के रूप में आज यहाँ पर अपने राज्य के पुलिस बल के कुछ जवानों को भी सम्मानित किया गया। ऋतिक परेड यहाँ पर हुई है और उन तमाम जवानों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, चाहे जो सर्वश्रेष्ठ थानों में हमारा पोखरी थाना हो या अग्निशमन के हमारे जो कर्मचारी थे या जिन्होंने बहुत अच्छी पड़ताल की है, ऐसे सब को हमारे सम्मानित करते हैं। सीबीआई जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पैसों के लेन देन के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके 3 साल के कार्यकाल में कई षड्यंत्र उनके खिलाफ किए गए। कई माफियाओं और भ्रष्टाचारियों ने मिलकर सरकार पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार पहले दिन से जिस नीति पर चल रही है कि 5 साल तक उसी नीति पर बनी रहेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हरीश रावत इस मामले में खूब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत बताएं कि उनके स्टिंग मामले की क्या सच्चाई है। अब हरीश रावत को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उनकी इस शख्स से क्या साठगांठ हुई है, नहीं तो जनता इसका खुलासा करेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डोईवाला में 5 करोड़ रुपए की लागत से लच्छीवाला पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। सीएम रावत ने डोईवाला में निर्माणाधीन नई तहसील का निरीक्षण भी किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लच्छीवाला नेचर पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए ख्याल रखा गया है और जहां वे अपने फुर्सत के पल परिजनों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र है और उसमें तमाम ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं जिनकी वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी। डिग्री कॉलेज के भवन की यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिमांड थी, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तहसील तो बन गई थी, लेकिन तहसील टेम्पररी सेट्स में चल रही थी। अब तहसील भवन यहाँ पर बनने जा रहा है, उसका काम चालू हो गया है। ऐसे ही ये लच्छीवाला हमारा नेचुरल पार्क है, ये इस पार्क को और आकर्षक और विकसित करने के लिए एक 5 करोड़ के लगभग की योजना इसलिए स्वीकार की है। और मैं समझता हूँ कि लच्छीवाला जो हमारा ये डेस्टिनेशन है, एक अपने आप में अद्भुत होगा। ये जो प्राकृतिक जो यहाँ पर उपलब्ध है, जो नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ पर है। प्रदेश में कल 349 नए कोविड-19 मरीज आए और वहीं 242 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। हालांकि कल 2 मरीजों की मौत भी हो गई। बता दें कि
प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 61,915 तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं अब तक 56,771 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि 3,634 एक्टिव मरीजों की संख्या अभी है और वहीं रिकवरी रेट 91.69% पर जा पहुंचा है। पिछले 7 महीने से कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे दून मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नारायण जीत का कहना है कि जो लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर ठीक होने के बाद किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है ताकि उनका समय पर इलाज किया जा सके। गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित कुछ मरीजों में इस रोग के दोबारा होने की संभावना रहती है। कोरोना से ग्रसित होकर ठीक होने के बाद भी लोगों को हुई परेशानी, डॉक्टर्स ने कहा कि सलाह लेना बेहद जरूरी है। देखिए, अभी बहुत हमारे हॉस्पिटल में इसके बारे में काफी डिस्कशन भी हो रहा है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनको बाद में बुला के उनके फिर से उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनको कोई दिक्कत है। जैसे जो आईसीयू से डिस्चार्ज पेशेंट हो रहे हैं, सिक पेशेंट हैं, उनको हम रिकॉल करके कोशिश कर रहे हैं कि हम ओपीडी स्टार्ट करें कि उनको आने वाले टाइम में पिछले और ठीक होने के हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि इसके पोस्ट कोविड सिक्वली कईयों में जो सिक पेशेंट होते हैं हो सकते हैं, सब में नहीं होते हैं, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको यही करना है कि हम जो भी आपको दिक्कत आती है वो आके डॉक्टर, अगर आपको दिक्कत महसूस करते हैं हॉस्पिटल में आइए, डॉक्टर को बताइए। हम लोग इसी चीज को देखने के लिए बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अर्ली पार्ट में यूज कर सकते हैं उन चीजों को, कोई भी दिक्कत आती है तो। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हर क्षण थिरकती नौरंग की तरंग, कला तो सिर्फ बातों से विश्लेषण है, जिंदगी को उसी के घर में देश के सामने ले जाना है। देश किसके इशारे पर कर रही नारी, यह है जनता की आवाज, खबरों का पूरा सच है। देश की बात 125 करोड़ का देश है। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। क्या आप खून की कमी से है ग्रसित? क्या है खून की कमी या एनीमिया के लक्षण? आयुर्वेद के जरिए खून की कमी को करें दूर। फोन करके आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा प्रकाश से लीजिए सलाह। देखिए आयुष्मान भव, शनिवार रात 8 बजे नेपाल 1 पर। धाम पहुंच रहे हैं। बता दें कि बद्री धाम के कपाट 19 नवंबर शाम 3:35 पर बंद होने हैं। तिथि घोषित होने के बाद से ही श्रद्धालु लगातार धाम का रुख कर रहे हैं। अभी तक 85,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और वहीं रोजाना 2500 के करीब श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं। धाम में लौटी रौनक से स्थानीय व्यवसाय भी खासे उत्साहित है। यदि हम भगवान बद्री विशाल के दर्शन की बात करें तो अनलॉक 3 और 4 की गाइडलाइंस के बाद जब से दर्शनार्थियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वर्तमान तक लगभग 85,000 दर्शनार्थी भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। दशहरे के दिन जो है बद्री विशाल के जो कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की गई है, जो 19 नवंबर है, तो आने वाले समय में लगता है कि अपनी दर्शनार्थियों की संख्या में और इजाफा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप तोता घाटी से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अपने वाहनों को ऋषिकेश टिहरी के लिए मोड़ दें। दरअसल देर रात तोता घाटी कोडियाला के बीच सड़क धंस चुकी है और जिसके चलते एक बार फिर से तोता घाटी का मार्ग बंद हो गया है। इससे पहले भी पिछले महीने तोता घाटी में हिल कटिंग के चलते मार्ग बंद रहा था। कुछ दिन पहले हाई मार्ग को छोटे वाहनों की आवत जावत के लिए खोला गया था।
दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के 752वें सालाना उर्स की 12 रबी उल अव्वल यानी कि बड़ी रोशनी के दिन हरिद्वार जिलाधिकारी और हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उर्स की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने दरबार ए साबरी में हाजिरी पेश करते हुए अकीदत के फूल और चादर पेश की। इस मौके पर सज्जादा नशीन परिवार से शाह यावर अली साबरी ने दुआ कराई और अधिकारियों को चादर भेंट की। अभी जो सालाना उर्स का कार्यक्रम है बहुत अच्छे ढंग से भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोग भी कोविड का परिस्थिति में भी धार्मिक भावनाओं को रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग भी एक मेला आयोजन करने में जो है काफ़ी प्रशासन ने इस बार प्रयास किया है। तो बहुत संतोषजनक रूप से यहाँ पे आयोजन चल रही है। तो इस वर्ष जो है सभी का फीडबैक भी जो है कोविड की परिस्थिति में जितना हमारे पास संसाधन है उससे जो है जितना हम संभव है उतना प्रयास करा के अच्छे ढंग से करने का प्रयास करें। आज जो है हमने और डीएम साहब जो है उससे हमने भ्रमण किया है और कहाँ हम थोड़ा सुधार लेके आ सकते हैं उसको भी जो है हमने देखा है। और आज दरबार में जो है चादर भी चढ़ाया उसका आज आशीर्वाद भी है। और हम पब्लिक से भी अपील करें जो भी उसमें नहीं आता है जो कोरोना का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि जो है कोरोना महामारी फैलने से हम रोक सकें। व्यवस्था ठीक है और कहाँ हम बेहतर कर सकें उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसका कहाँ बेहतर करने की गुंजाइश है उसका 2 दिन का और मेला बचा है उसका और वहीं अब उधम सिंह नगर जिले में डीएनए टेस्ट की जांच हो सकेगी। इसके लिए शासन ने भी मंजूरी दे दी है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव में शासन ने मंजूरी देने के साथ ही 2 करोड़ 75 लाख के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही कुमाऊं मंडल का पहला डीएनए प्रयोगशाला रुद्रपुर में खुलेगा। इससे डीएनए जांच के लिए पुलिस को देहरादून के साथ ही अन्य राज्यों की लैब की चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर के निदेशक डॉक्टर दयाल शरण ने बताया कि रुद्रपुर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए प्रयोगशाला संचालित करने के लिए भवन तैयार है लेकिन वैज्ञानिक और उपकरण नहीं है। इसके लिए शासन को 2.75 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है और साथ ही प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और अब ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा यहाँ एफएसएल रुद्रपुर से 2.75 करोड़ का डीएनए लैब के लिए प्रस्ताव बना के शासन को भेजा गया था थ्रू प्रॉपर चैनल और उसमें जो है मंजूरी मिल गई है और कुछ समय बाद उसके उपकरण डीएनए के खरीदे जाएंगे। इससे पुलिस को, प्रशासन को, जुडिशरी को अत्यधिक फायदा होगा। जो देहरादून में थोड़ा सा ओवरलोडिंग होने की वजह से केसों की अत्यधिकता होने के कारण वहां पर सैंपल की जांच होने में थोड़ी सी देर लगती है और थोड़ा रिपोर्ट देर से आती है। अब जब यहाँ पर ये सुविधा सुलभ हो जाएगी तो यहाँ पर और जल्दी डीएनए की रिपोर्ट मिलने वाले तो हो जाएंगे और पीड़ितों को न्याय जल्दी मिलने की संभावना है। मसूरी में सेना के सम्मान और चाइना निर्मित सामान के बहिष्कार को लेकर मसूरी से 300 किलोमीटर बाइक रैली निकाली गई जिसका शुभारंभ गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इससे पहले तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश जोशी का धार्मिक पटका डालकर स्वागत किया। इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बताया कि सेना के समर्थन और चाइना निर्मित सामानों के बहिष्कार को लेकर मसूरी से तवांग तक मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई है और ऐसे में इस दौरान भारत तिब्बत सहयोग मंच प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय अधिकारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष इंद्रेश के मार्गदर्शन में भारत के अंदर 2 तरह की यात्राएं निकाली जा रही है। वहीं जिनमें एक तवांग यात्रा और दूसरी हिमालय परिवार के माध्यम से सिंधु दर्शन यात्रा है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है और ऐसे में नीलोंग में सभी लोग एक साथ एकत्रित होंगे। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। संघ के माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में भारत में 2 तरह की यात्राएं उन्होंने वर्षों से चलाई है। एक तवांग यात्रा और एक हिमालय परिवार के माध्यम से सिंधु दर्शन। उसी को वो मानते हुए हमारे उत्तराखंड में भी
बहुत सारे देशों की सीमाएं लगती हैं और वो सीमाओं के प्रति लोगों में प्यार हो, आकर्षण हो, उनके प्रति सम्मान हो और वो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वहाँ पे सैनिक हैं हमारे उन सीमाओं पे, उन सैनिकों के सम्मान में उत्तराखंड में भारत तिब्बत सहयोग मंच और रीजनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस के द्वारा आज नीलांग जो हमारी सीमा है, वर्तमान में चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तिब्बत हम कहते हैं उसको, वहां तक हमारी 300 किलोमीटर की यात्रा देहरादून से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी, हरसिल, गंगोत्री, नीलांग तक जाएगी। एक रैली का आयोजन किया है कि जो हमारी सेना के समर्थन में है, जिस पर बार बार चाइना हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, बार बार आ रहा है, और तिब्बत जो भारत का मित्र है, भारत ने हमेशा तिब्बत का समर्थन किया है और जो समुदाय के लोगों ने उसके समर्थन में एक रैली निकाली है। मैं तिब्बती समुदाय के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं दें। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ये घाट, ये गलियां अब लगती है बदली बदली। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बदलाव की ब्याज। आपकी टीवी के लिए मस्त जबरदस्त ऑफर है। सारे पॉपुलर चैनल्स, बेहतरीन क्वालिटी और वो भी सिर्फ 219 रुपए महीने में। भाई वाह, तो लगा दो। अरे लगा तो हुआ है, बस रिचार्ज कराने की देर है। डिश नहीं, डिश अपने डिश टीवी को एक्टिव रखें सिर्फ 219 रुपए के मंथली रिचार्ज में और देखें ढेर सारे पॉपुलर चैनल्स। डिश नहीं, डिश क्या है ये? चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवस्थानम बोर्ड के बाद गंगोत्री धाम में निर्माण कार्य 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। नमामि गंगे के तहत पहली बार गंगोत्री धाम में स्नान घाट का निर्माण कार्य शुरू होगा। बता दें कि नमामि गंगे के अंतर्गत इंडोराम चैरिटेबल ट्रस्ट के CSR फंडिंग के तहत वेब कोर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अब 1 नवंबर 2020 से घाट का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं नमामि गंगे के तहत जनपद उत्तरकाशी के 8 घाटों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन गंगोत्री धाम में स्नान घाट का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिससे देश विदेश के श्रद्धालुओं को स्नान करने में काफी परेशानी होती थी। हमारी मशीनें साइट पर पहुंच चुकी है। 1 नवंबर से हम कार्य विधिवत शुरू कर देंगे, जिसके लिए क्षेत्रीय लोगों ने इस मशीन को साइट पर पहुंचाने का पूरा सहयोग दिया। हम क्षेत्रीय लोगों के आभारी हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे सारे वर्कर लोग और इसमें पूरा समस्त स्टाफ उत्तरकाशी पहुंच चुका है। कल सुबह वो लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में नए जोनों के लिए नेचर गाइडों की भर्ती के लिए 28 अक्टूबर को कॉर्बेट प्रशासन ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें 487 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसका देर शाम प्रशासन द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 7 महिलाओं सहित 64 परीक्षार्थियों का चयन हुआ। बता दें कि देर शाम परीक्षा फल घोषित होने के बाद इन सभी 64 नए नेचर गाइडों की कॉर्बेट प्रशासन ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, जो कि ट्रेनिंग 14 दिन तक नगर पालिका के ऑडिटोरियम में चलेगी, जिनमें इनको जंगलों के नियमों के बारे में एक्सपर्ट द्वारा सिखाया जाएगा। नेचर गाइड बनी दीक्षा करगेती ने कहा कि वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रथम दिन ट्रेनिंग का है, वे काफी एक्साइटेड हैं कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है। मेरा नाम दीक्षा करगेती है, मैं ढेला में रहती हूँ और नेचर गाइड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे साथ साथ और लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ है। मेरे साथ साथ 6-7 लड़के और हैं जिनका सिलेक्शन नेचर गाइड के लिए हुआ है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस बार पहली बार हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में महिला गाइड की भर्ती आई और हम लोग निकले हैं और आज हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं ट्रेनिंग में क्या नया सीखूंगी और कैसे करूँगी, तो मैं आज काफ़ी खुश हूँ।
पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर अब उत्तराखंडी प्रवासियों भी यहां पर तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले के पाबो ब्लॉक में बाहरी शहरों का रुख करने के बजाय अपने गांव में ही 2 प्रवासियों ने पोल्ट्री फार्म को खोलकर आर्थिकी को बेहतर करने का प्रयास किया है। हालांकि ये प्रवासी अभी स्वरोजगार की योजनाओं का फायदा स्वरोजगार लोन की जटिल कागजी के चलते अब तक लोन नहीं ले पाए हैं। ऐसे में आज भी स्वरोजगार योजनाओं से कई प्रवासी इन जटिल प्रक्रिया के कारणों से आज भी स्वरोजगार योजनाओं से अछूते ही हैं। केदारघाटी में एक और ताल को खोजा गया है। पर्यटकों और ट्रैकरों की नजर से अब तक दूर इस ताल का नाम पैया ताल है, जो कि केदारनाथ से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में 2 स्थानीय युवकों ने इस ताल को ढूंढा है। यह खबर पैया ताल पहुंचे। जी, हम केदारनाथ गए थे यात्रा पे, तो हमने वासुकी ताल में ट्रैकिंग का विचार रखा था। तो हम जब सुबह 5:52 पे लगभग हमने केदारनाथ से ट्रैकिंग शुरू की थी और काफ़ी लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हमें वासुकी ताल मिला और हम वासुकी ताल में काफ़ी देर तक घूमे, हमने फोटोज ली। तो हम उस ताल का राउंड लगा ही रहे थे कि तभी हमें एक बाबा जी मिले जो कि वहाँ तपस्या कर रहे थे और न्यूज़ द्वारा हमें पता चला कि इन बाबा का नाम श्री बलराम दास जी था। तो उन्होंने कहा अगर तुम पहाड़ से हो और चलने का सामर्थ्य है और चल सकते हो तो इस ताल से लगभग ऊपर इतना ही बड़ा दूसरा ताल भी है और उन्हीं से हमें पता चला कि उस ताल की डिस्टेंस लगभग 6-7 किलोमीटर है और हमें वहाँ लगभग 1-1.5 घंटा लगा पूरा चलने में चारों को। जब हम चारों ऊपर पहुँचे तो हमें वाकई में एक दूसरा ताल मिला जो कि वासुकी ताल से लगभग उतना ही था और हमने उस ताल के चारों ब्रह्मकमल, फैनकमल, भृंगराज कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ थी। उन्होंने बताया कि सुमेरु पर्वत की छाया इस ताल की सुंदरता पर 4 चांद लगा रही है। ये झील शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ये ताल समुद्र तल से करीब 4135 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल के बारे में वन महकमे के अलावा भूवैज्ञानिकों को भी पता नहीं था। इस ताल की दूरी वासुकी ताल से करीब 8 किलोमीटर की है। साथ ही एक बड़े भूभाग में फैला साफ पानी से लबालब ताल है और इस ताल की सतह भी काफी मजबूत नजर आ रही है। केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि केदारनाथ वैली में काफी ताल विकसित है। इनमें एक प्रसिद्ध वासुकी ताल है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैकरों ने एक नया ताल खोजा है। ये एक पुराना ताल है जहाँ जाने का कोई पैदल रास्ता नहीं है। इस ताल के आसपास अन्य ताल भी है। जल्दी ताल का भ्रमण कर पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। केदारनाथ वैली में काफी ताल जो है स्थित है, जिसमें से एक प्रसिद्ध ताल वासुकी ताल है। अभी रिसेंटली वासुकी ताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ट्रेकर्स द्वारा एक नया ताल खोजा गया जिसका नाम पैया ताल है। उसी के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पैया ताल है वो एक पुराना ताल है और क्योंकि पैया ताल का कोई भी जो है पैदल मार्ग भी नहीं है वासुकी ताल से या केदारनाथ से, इसीलिए संभवतः ट्रेकर्स या जो पर्यटक हैं उनकी नजरों से ताल बचा रहा है। बट ये एक पुराना ताल है और उसके अलावा पैया ताल के आसपास और भी कुछ प्रसिद्ध ताल हैं जैसे बतौड़ी ताल और चौबारी ताल। उत्तराखंड में मौजूद नायाब धरोहरों की अगर सरकार और स्थानीय लोग सलीके से देखरेख करें तो पर्यटन के जरिए कुदरत की ये सौगातें न सिर्फ स्थानीय लोगों की आय का जरिया बन सकते हैं बल्कि इस प्रदेश को एक नई पहचान भी दिला सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि कुदरत की नायाब धरोहरों को संजोया जाए और सलीके से इनका प्रचार प्रसार भी किया जाए। रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और जब तो सिर्फ बातों से विश्लेषण है। जिंदगी को उसी के घर में देश के सामने ले जाना है। किसके इशारे पर लग रही नारी यह है जनता की आवाज। खबरों का पूरा सच है। देश की बात 125 करोड़ का देश है। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। उस महान इंसान का सपना था शहादत हासिल करने हर सेनानी की। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगें दी।
से 16 साल की भूख हड़ताल तक, जादू से लेकर कहती समाज की दीवार तक, दुनिया के 700 बड़े लोकतंत्र 125 करोड़ लोगों को सजो करेगा। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। लम्हे लम्हे में फैली जिंदगी की उमंग, हर क्षण थिरकती नौरंग की तरंग, कला, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा की बहुरंगी छटा, कुछ व्यक्ति विशेष के किस्से तो कुछ इतिहास, राजनीति के फसाने, जिंदगी के जश्न के अनोखे रंग, नवरंग। देखिए हर रविवार शाम 5:25 पर। Medical technology that is provided to the peoples and hospitals across the world. There are lots of websites. Welcome to the Notice Bulletin on APM. And welcome to Notice Bulletin on APM. क्या आप खून की कमी से हैं ग्रसित? क्या है खून की कमी या एनीमिया के लक्षण? आयुर्वेद के जरिए खून की कमी को करे दूर। फोन करके आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा प्रकाश से दीजिए सलाह। देखिए आयुष्मान भव शनिवार रात 8 बजे नेपाल 1 पर। ये गलियां अब लगती है बदली बदली। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बदलाव की ब्याह। शहरी बनारस में न्यू इंडिया की तस्वीर। देखिए वाराणसी लाइव हर रोज रात 9 बजे नेपाल 1 पर। क्या आप खून की कमी से हैं ग्रसित? क्या है खून की कमी या एनीमिया के लक्षण? आयुर्वेद के जरिए खून की कमी को करे दूर। फोन करके आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा प्रकाश से दीजिए सलाह। देखिए आयुष्मान भव शनिवार रात 8 बजे नेपाल 1 पर। ये गलियां अब लगती है बदली बदली। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बदलाव की ब्याह। शहरी बनारस में न्यू इंडिया की तस्वीर। देखिए वाराणसी लाइव हर रोज रात 9 बजे नेपाल 1 पर।